हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2025 के आल शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके, जीएस, साइंस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों की सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2025 में आप लोग स्टैटिक जीके, जीएस, साइंस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। पीडीएफ आपका दोस्तों पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है। आपके एग्जाम में यहाँ से जो 100 क्वेश्चन में से पूरे 40 क्वेश्चन का वेटेज है, जिसमें आपका पूरा स्टैटिक जीके आएगा, यानी कि परंपरागत सामान्य ज्ञान। आपके जीएस यानी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका साइंस यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मिसलेनियस यानी विविध वाला चैप्टर व करंट अफेयर्स। आपके पूरे पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके आपके पीडीएफ में कंप्लीट कर दिया गया है, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। एक सफिशिएंट पूरी तरह से परफेक्ट पीडीएफ है दोस्तों आपके एग्जाम्स के लिए, जो कि आपको कम से कम समय में अच्छे से अच्छा स्कोर दिलाने में पूरी तरह से सक्षम है। 100 रुपीज इस पीडीएफ की पेड फीस रखी गई है। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जुड़कर इस वैकेंसी का कंप्लीट पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे स्टैटिक जीके के टॉपिक से। स्टैटिक जीके का पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है। देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। स्टैटिक जीके का पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है? संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ को लेकर आया हुआ है। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना, इनके विभिन्न सहयोगी संगठन, उनकी स्थापना, उनके मुख्यालय व उनके विभिन्न कार्य, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस, फैक्ट व कंटेंट इस टॉपिक से निकलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो पूरी तरह से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं तो यकीन कीजिएगा दोस्तों, आप अपने एग्जाम्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चन, फैक्ट व कंटेंट से एक साथ पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। आप चलिए दोस्तों, इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को ए टू जेड यानी कि क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। आगे बढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाओं की बात की जाए तो अंग्रेजी एवं फ्रेंच है। इसके अलावा चीनी यानी रूसी यानी कि रशियन, अरबी व स्पेनिश इसकी अन्य मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। अगला पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं। नाम है इनके, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा सचिवालय। इनमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़कर अन्य सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में स्थित है। अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी तथा 10 अस्थायी सदस्य हैं। 5 स्थायी सदस्य देशों के नाम देखेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन तथा ब्रिटेन है। इन्हें किसी भी मसले पर वीटो का अधिकार प्राप्त है। वह वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 193 है। इसका नवीनतम सदस्य देश दक्षिणी सूडान है। हर फैक्ट, हर कंटेंट को आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करके चलने, ताकि किसी भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके मिस ना हो। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, हमारे एक सेंटेंस से, के कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन, फैक्ट व कंटेंट निकलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। यही वजह दोस्तों, हम अपने वीडियोस में ऑप्शन नहीं लगाते, क्योंकि ऑप्शन से सारी चीजें एक साथ कंप्लीट नहीं हो सकती, केवल कंफ्यूजन क्रिएट होता है और टाइम टेकिंग हो जाता है। वो हर टॉपिक्स दोस्तों आपके पूरे पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके आपके पीडीएफ में कंप्लीट किए गए हैं, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। अब इस सीट को दोस्तों आप लोगों को अच्छे से कंप्लीट करके चलने हैं, जहां पे संयुक्त राष्ट्र संघ के दोस्तों जितने भी सहयोगी संगठन हैं, डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं कि इनकी स्थापना कब हुई थी, वो इनके मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो पूरी तरह से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। देखिएगा, पॉइंट है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट सहयोगी संगठन। सबसे पहले विभिन्न संगठनों के नाम दिए गए हैं, उसके बाद में उसका स्थापना वर्ष दिया गया है और मुख्यालय यानी कि कहाँ पे स्थित है ये भी मेंशन कर दिया गया है।
बात की जाए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO की, तो इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। वह इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। आगे बढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय इसका रोम इटली में स्थित है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की बात की जाए तो इसकी स्थापना भी 1945 में हुई थी। मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC में स्थित है। और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की बात की जाए तो इसकी स्थापना भी 1945 में हुई थी और इसका भी मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। आगे बढ़ेंगे। यूनेस्को मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसका फुल फॉर्म भी जरूर ध्यान रखें। हालांकि करंट के PDF में मेंशन है UNESCO यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। स्थापना भी इसकी 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। आगे बढ़ेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ की बात की जाए इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। यूनिसेफ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। स्थापना 1946 में हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्थान की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। विश्व मौसम विज्ञान संस्थान यानी कि INMO की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इस टॉपिक को दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक पूरी तरह से कंप्लीट करके चलनी है। अब यहीं पे दोस्तों इससे मिलता जुलता एक छोटा सा टॉपिक आपका और ऐड हो जाता है। हम चाहते हैं दोस्तों इस टॉपिक को भी आप लोग यहीं पे पूरी तरह से कंप्लीट कर सकें। यहाँ से भी आपकी एग्जाम्स में दोस्तों कंटिन्यू क्वेश्चंस बनते रहेंगे। देखिएगा, पॉइंट है दोस्तों आपका, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी कि और भी दोस्तों जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनकी स्थापना कब हुई थी और उनके मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो सबसे पहले और भी जितने संगठन है उनके नाम दिए गए हैं, उनकी स्थापना कब हुई थी ये दिया गया है और मुख्यालय भी मेंशन कर दिया गया है। बात की जाए दोस्तों राष्ट्रमंडल की तो इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। मुख्यालय इसका लंदन UK में है। रेड क्रॉस की बात की जाए इसकी स्थापना 1863 में हुई थी। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इंटरपोल की बात की जाए इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। मुख्यालय लियांस फ्रांस में है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो की बात की जाए इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। यूरोपीय संघ की बात की जाए इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। इसका मुख्यालय भी ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सार्क संगठन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सार्क की बात हो रही है, ध्यान देंगे। स्थापना इसकी 1985 में हुई थी। मुख्यालय इसका काठमांडू नेपाल में। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है दोस्तों आपका, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन यानी कि दोस्तों OPEC की बात हो रही है। स्थापना कब हुई थी 1960 में। मुख्यालय इसका वियना ऑस्ट्रिया में है। और लास्ट है दोस्तों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB। स्थापना इसकी 1967 में हुई थी। मुख्यालय इसका मनीला फिलीपींस में है। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोगों को पूरी तरह से कंप्लीट करके चलनी है। PDF के लिए दोस्तों ये हमारा WhatsApp नंबर लगा हुआ है जहाँ पर आप जुड़कर दोस्तों विभिन्न वैकेंसीज के परफेक्ट PDF परचेज कर सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग स्टैटिक GK के अगले टॉपिक की ओर। स्टैटिक GK का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने ही देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना हुई थी। करेक्ट आंसर होगा चौथी पंचवर्षीय योजना। स्टैटिक GK का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया। भारत की जो पंचवर्षीय योजना है दोस्तों आपका सुपर टॉपिक है। कंटिन्यू आपके एग्जाम्स के हर शिफ्ट में दोस्तों यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पूरी तरह से कंप्लीट करके दोस्तों परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से क्लियर करके चलते हैं तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, क्वेश्चन आपसे मिस नहीं हो सकते। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना हुई थी। करेक्ट आंसर होगा चौथी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन का टॉपिक हमारा भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। आप चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को बेसिक से लेकर सब कुछ क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 1951 ईस्वी में देश में आर्थिक विकास को गति देने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। अगला पॉइंट, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी में शुरू हुई थी। आगे बढ़ेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पेश की गई थी। वह भारत ने रूस देश से पंचवर्षीय योजना को अपनाया था। हर फैक्ट आप क्लियर करके चलेंगे। आगे बढ़िएगा।
जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजना को लागू किया था। वह पंचवर्षीय योजना बनाने का मुख्य कार्य योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन का है, आप लोग जानते हैं। अब योजना आयोग की भी बात हुई दोस्तों, तो यहाँ से भी आपके एग्जाम में मोस्ट क्वेश्चन निकलते हैं, आप कंप्लीट कीजिए। बात की जाए योजना आयोग का गठन, तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा किया गया था। वह योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, यानी कि योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है। ये भी बार बार पूछा था, क्लियर रहेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अगला पॉइंट दोस्तों, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट, योजना आयोग भारत सरकार की एक संस्था थी जो देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजनाएं बनाने का काम करती थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश के संसाधनों का सही उपयोग करके जीवन स्तर में सुधार करना, उत्पादन बढ़ाना और रोजगार के अवसर पैदा करना था। 2014 में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन कर दिया गया, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब नीति आयोग की भी बात हुई दोस्तों, यहाँ से भी सुपर क्वेश्चन निकलते हैं, इसको भी आप कंप्लीट कीजिए। बात की जाए नीति आयोग की दोस्तों, तो इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 में। नीति का पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। उपाध्यक्ष पहले इसके दोस्तों अरविंद पनगड़िया थे। प्रथम सीईओ की बात की जाए तो अमिताभ कांत थे। वर्तमान उपाध्यक्ष की बात की जाए तो श्री सुमन बेरी हैं। वह वर्तमान सीईओ श्री बीवी सुब्रमण्यम है। और अध्यक्ष दोस्तों जो कि प्रेजेंट में यानी वर्तमान में प्रधानमंत्री होते हैं, वही इनके अध्यक्ष होते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। नीति आयोग से और भी जितने दोस्तों फैक्ट हैं आप कंप्लीट कीजिए। तो नीति आयोग दोस्तों, जिसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान भी कहा जाता है, भारत सरकार का एक थिंक टैंक है जिसका मुख्य उद्देश्य देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। यह 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर स्थापित किया गया था। नीति आयोग का मुख्य कार्य केंद्र और राज्य सरकारों को रणनीतिक और तकनीकी सलाह प्रदान करना है ताकि देश में सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। ध्यान रखेंगे। यहाँ तक दोस्तों आपकी बेसिक चीजें चलती हैं, जहाँ से भी आपके एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आगे बढ़िएगा दोस्तों, जहां से हम लोग भारत की जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं A to Z पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा पॉइंट हमारा भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए प्रथम पंचवर्षीय योजना की दोस्तों, तो इसकी अवधि थी 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक। मॉडल की बात की जाए तो ये हेरा डोमर मॉडल पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य था इसका कृषि विकास। नोट देखिएगा दोस्तों, इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं लगाई गई, जैसे कि भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना और व्यास परियोजना। अच्छे से आप क्लियर करके चलेंगे, क्वेश्चन यहाँ से घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। आगे बढ़िएगा। बात की जाए दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना की, तो समय अवधि थी इसकी 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1961 तक। मॉडल की बात की जाए तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य था इसका औद्योगिक विकास। नोट देखिएगा दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान अनेक महत्वपूर्ण बृहद उद्योग जैसे कि राउरकेला हो गया, भिलाई व दुर्गापुर क्रमशः लगा हुआ, ध्यान देंगे, जर्मनी, रूस और ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किए गए थे। वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना गया था। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात की जाए दोस्तों, तो मुख्य उद्देश्य था इसका आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योग का विकास। अब यहाँ से मोस्ट क्वेश्चन निकलते हैं दोस्तों। पहला पॉइंट देखिएगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रही, यही बार बार पूछा आता है, इसलिए इसे एक असफल योजना माना जाता है। जिसके मुख्य कारण थे भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 तथा भूतपूर्व सूखा 1966। आगे बढ़िएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता के बाद सरकार को योजना अवकाश कब कब, तो 66 से 67, 67 से 68 तथा 68 से 69 की घोषणा करनी पड़ी और इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई। ध्यान रखिएगा। हरित क्रांति की शुरुआत दोस्तों ये तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। बात की जाए दोस्तों चतुर्थ यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना की, तो समय अवधि थी इसकी 1969 से लेकर 1974 तक। मॉडल की बात की जाए तो डीगार गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। उद्देश्य देखेगा तो मुख्य उद्देश्य था इसका स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता एवं कृषि तथा सिंचाई पर महत्व। अब 3 क्वेश्चन यहाँ से सुपर है। पहला, किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो चौथी पंचवर्षीय योजना है। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही, तो भी चौथी पंचवर्षीय योजना है। और किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना हुई थी, तो भी चौथी पंचवर्षीय योजना ही है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। बात की जाएगी दोस्तों पांचवी पंचवर्षीय योजना की, तो समय अवधि थी इसकी 1974 से लेकर 1979। मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल। अब 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला,
किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। हजारों बार पूछा गया क्वेश्चन है, आप जानते हैं। नेक्स्ट, कौन सी पंचवर्षीय योजना जो केवल 4 वर्ष से चली थी? तो भी 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, बात करेंगे दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना की। तो समाधि थी इसकी 1980 से 1985। मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। आगे बढ़िएगा, मोस्ट वन नोट देखिए, किस पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था? छठी पंचवर्षीय योजना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे। और इस योजना में विकास के दोस्तों नेहरू मॉडल को अपनाया गया था। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़ेगा, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शिवरामन समिति की सिफारिश पर कब 1982 में क्या राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना हुई थी? ध्यान रखेंगे। अब नाबार्ड के बारे में भी बात कर लीजिए। इसका पूरा नाम होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। पूरी तरह से आप क्लियर करके चलेंगे। आगे बढ़िएगा, 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाएगी दोस्तों। समय अवधि थी इसकी 1985 से 1990। मुख्य उद्देश्य था रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास। 8वीं पंचवर्षीय योजना देखिए, समय अवधि थी 1992 से 1997। मॉडल की बात की जाए तो जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास। 9वीं पंचवर्षीय योजना देखिए दोस्तों, समय अवधि थी 1997 से 2002। मुख्य उद्देश्य था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेगा, बात की जाएगी दोस्तों 10वीं पंचवर्षीय योजना की। तो समय अवधि थी इसकी 2002 से 2007। मुख्य उद्देश्य था गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना एवं अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुनी करना। 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए, समय अवधि थी दोस्तों 2007 से 2012। मुख्य उद्देश्य था तीव्रतम एवं समावेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए, समय अवधि थी 2012 से 2017। मुख्य उद्देश्य था तीव्र समावेशी और सतत विकास। ध्यान रखिएगा। इसके बाद में जानते हैं आप लोग दोस्तों की पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त कर दी गई, जिसके बारे में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कि उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन कर दिया गया। तो यहाँ तक इस टॉपिक को आपको अच्छे से क्लियर करके चलने, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोस्तों किसी भी टेंट से आए, क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है, जहां पर आप जुड़कर इस वैकेंसी का कंप्लीट पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग स्टैटिक जीके के अगले टॉपिक की ओर। स्टैटिक जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? करेक्ट आंसर होगा बांसुरी से। स्टैटिक जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है? महत्वपूर्ण वादक एवं उनके वाद्ययंत्र। आपका सुपर टॉपिक कंटिन्यू आपके एग्जाम्स के हर शिफ्ट में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगाई गई, जब चाहे दोस्तों 2 मिनट में इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्ययंत्र से? करेक्ट आंसर होगा बांसुरी से। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा महत्वपूर्ण वादक एवं उनके वाद्ययंत्र। चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज, सफात खान और लतीफ खां। 5 नाम यहाँ पर ध्यान रखेंगे, पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये तबला वादक है। नेक्स्ट, पंडित रविशंकर, विलायत खान, निखिल बनर्जी, बंदी हसन और दोस्तों शाहिद परवेज। 5 नाम यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे, पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये सितार वादक हैं। यही वजह दोस्तों अपने वीडियोस में ऑप्शन नहीं लगाते, क्योंकि ऑप्शन से सारी चीजें एक साथ कंप्लीट कभी नहीं हो सकती। आगे बढ़िएगा, हरप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, रोनू मजूमदार और राजेंद्र कुलकर्णी। केवल 4 नाम ध्यान रखेंगे, चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बांसुरी वादक हैं। और 4 ही नाम, अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां और हाफिज खां, जो कि सरोद वादक हैं। आगे बढ़िएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, दयाशंकर जगन्नाथ और हरि सिंह। केवल 3 नाम शहनाई वादक हैं। और 3 ही नाम, गोविंद स्वामी पिल्लई, एल सुब्रमण्यम और विष्णु गोविंद जोग, जो कि वायलिन से रिलेटेड हैं। अब 2 नाम, उस्ताद रहमान खान और गोपाल दास, जो कि पखावत से हैं। 2 ही नाम, टीबी गोपालकृष्णन और जगदीश सिंह, जो कि मृदंग से हैं। 2 ही नाम, शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी संतूर से। और 2 ही नाम दोस्तों, एस बालचंद्रन और असद अली खान, जो कि रुद्रवीणा से हैं। आप केवल 1 नाम, नीरू स्वामी पिल्लई, जो कि नादस्वरम से। 1 ही नाम, यू श्रीनिवासन, जो कि मैंडोलिन से हैं। ध्यान रखेंगे। थोड़ा और है दोस्तों, देख लेते हैं। लास्ट है आपका अन्नपूर्णा देवी, जो कि सुरबहार से हैं। अच्छे से हर फैक्ट को आप लोगों को यहाँ तक कंप्लीट करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग स्टैटिक जीके के अगले टॉपिक की ओर। स्टैटिक जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ही, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली में। स्टैटिक जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया? भारत के जो प्रमुख दोस्तों शोध संस्थान हैं, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों कि ये कहाँ पे स्थित है। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगाई गई है, अच्छे से आप लोगों को रिवाइज करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा,
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली में। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा भारत के प्रमुख शोध संस्थान। चलिए इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों, अब एक तरफ इसमें भारत के प्रमुख शोध संस्थान के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्य के नाम दिए गए, यानी कि ये कहाँ पे स्थित है। बात की जाए केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की, जो कि कटक में स्थित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान दोस्तों लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में स्थित है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान दोस्तों ये देहरादून में स्थित है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में स्थित है। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान रांची में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में स्थित है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोड़ा में स्थित है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में स्थित है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में स्थित है। और भारतीय सर्वेक्षण विभाग दोस्तों ये देहरादून में स्थित है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में स्थित है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता में स्थित है। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद में स्थित है। भारतीय भू चुंबकीय संस्थान ये मुंबई में स्थित है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दोस्तों, भारतीय खगोल संस्थान जो कि बेंगलुरु में स्थित है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे में स्थित है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में स्थित है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में स्थित है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की में स्थित है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस दोस्तों ये नासिक रोड पुणे में स्थित है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दोस्तों, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में स्थित है। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर में स्थित है। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र दोस्तों लखनऊ में स्थित है। लास्ट है कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र जो कि हैदराबाद में स्थित है, ध्यान रखिएगा। इस टॉपिक को आप लोगों को यहाँ तक पूरी तरह से कंप्लीट करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग स्टैटिक जीके के अगले टॉपिक की ओर। स्टैटिक जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ही देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। स्टैटिक जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है? महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जितने भी पुरस्कार दोस्तों सम्मान है तथा संबंधित क्षेत्र डॉक्टर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि कलिंग पुरस्कार के क्षेत्र में दिया था, अस्कर पुरस्कार के क्षेत्र में दिया था, चमेली देवी पुरस्कार के क्षेत्र में दिया था, बोरलाग पुरस्कार के क्षेत्र में दिया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार के क्षेत्र में दिया था। तो जितने भी हो सकते हैं पूरी तरह से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार तथा संबंधित क्षेत्र। चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा अब एक तरफ दोस्तों इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान के नाम दिए गए, दूसरी तरफ उनसे संबंधित क्षेत्र के नाम दिए गए हैं। स्टार्ट करेंगे दोस्तों हम लोग अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जितने भी पुरस्कार एवं सम्मान है तथा संबंधित क्षेत्र के। देखिएगा तो एक तरफ इसमें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र के नाम दिए गए हैं। बात की जाए दोस्तों नोबेल पुरस्कार की, तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इनके नाम है साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र एवं शांति। इन 6 क्षेत्रों के नाम आपको जरूर ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन का ट्रेंड अगर चेंज कर दिया है, निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, ऐसे में अगर आप 6 क्षेत्रों के नाम याद नहीं रखते तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। पुलित्जर पुरस्कार दोस्तों पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया था, अस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया था, कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया था, बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया था, ग्रैमी पुरस्कार दोस्तों ये संगीत के क्षेत्र में दिया था, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला दोस्तों रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो कि सरकारी सेवा हो गया, जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य तथा संचार व अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में दिया जाता है। और महात्मा गांधी शांति पुरस्कार दोस्तों ये शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। ये थे दोस्तों आपके अंतर्राष्ट्रीय लेवल के पुरस्कार सम्मान व संबंधित क्षेत्र जिनको आप लोगों ने कंप्लीट किए हैं। आगे बढ़िएगा, अब राष्ट्रीय लेवल पे दोस्तों जितने भी पुरस्कार व सम्मान संबंधित क्षेत्र हैं आप अच्छे से क्लियर करेंगे। देखिएगा एक तरफ राष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र के नाम दिए गए हैं। बात करेंगे सबसे पहले दोस्तों भारत रत्न की, तो कला हो गया, साहित्य, विज्ञान, खेल के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा तथा जन सेवा के लिए पुरस्कार दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, सरस्वती सम्मान संगीत साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, व्यास सम्मान दोस्तों ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, कबीर पुरस्कार दोस्तों सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कि खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार खेल सराहनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है,
शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। बोरलॉग पुरस्कार दोस्तों थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे कि नॉर्मनी बोरलॉग कौन थे तो आपको मिल जाएगा कि कृषि के पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए पुरस्कार दिया जाता है। चमेली देवी पुरस्कार से थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा कि ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। और लास्ट है दोस्तों आपका गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार जो कि सर्वश्रेष्ठ सांसद को दिया था। इस टॉपिक को आप लोगों को यहाँ तक क्लियर करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग स्टैटिक जीके के अगले टॉपिक की ओर। स्टैटिक जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन हमारा हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा बाणभट्ट। स्टैटिक जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया दोस्तों? महापुरुष जितनी भी दोस्तों प्राचीन पुस्तकें उनके लेखक आपके एग्जाम में कंटिन्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो क्रम से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा बाणभट्ट। क्वेश्चन का टॉपिक हमारा महत्वपूर्ण प्राचीन पुस्तकें एवं उनके लेखक। चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं, देखिएगा। अब एक तरफ दोस्तों जितनी भी महत्वपूर्ण प्राचीन पुस्तकें हैं उनके नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित लेखक के नाम दिए गए हैं। बात की जाए पृथ्वीराज रासो की तो इनके लेखक चंदुवरदाई हैं। गीतांजलि हो गया, गार्डनर, पोस्ट ऑफिस और गोरा, चारों एक साथ ध्यान रखेंगे। इनके लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। 49 डेज के लेखक अमृता प्रीतम है। 10 टू पाकिस्तान के लेखक खुशवंत सिंह है। रंगभूमि के लेखक प्रेमचंद हैं। पल्लव के लेखक दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत हैं। कुरुक्षेत्र हो गया और उर्वशी दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इनके लेखक दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों अनहैप्पी इंडिया जिनके लेखक लाला लाजपत राय हैं। भारत भारती, यशोधरा और साकेत इनके लेखक मैथिली शरणगुप्त हैं। कागज के कैनवास के लेखक अमृता प्रीतम है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। द कंपनी ऑफ बी मैन के लेखक खुशवंत सिंह है। प्रेम वाटिका के लेखक रस खान है। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक पिलनी है। और बुद्ध चरितम के लेखक दोस्तों अश्व घोष हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दोस्तों कादम्बरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जिनके लेखक बाणभट्ट हैं। द इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस हैं। शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी के लेखक सूरदास जी हैं। हुमायूंनामा की लेखिका गुलवदन बेगम है। लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष हैं। अनामिका के लेखक दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों यामा जिनके लेखक महादेव वर्मा है। एन एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक बी एस नायपाल हैं। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। रास्तरंगिणी के लेखक कल्लड़ है। कुमार संभवम अभिज्ञान शाकुंतला और मेघदूत के लेखक कालिदास जी हैं। मालती माधव के लेखक भवभूतियां किताबुल हिंद के लेखक दोस्तों अलबरूनी है। दादा कामरेड के लेखक यशपाल हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है दोस्तों चिदम्बरा जिनके लेखक सुमित्रा नंदन पंत हैं। द डार्क रूम, माई डेज और मालकुडी डेज के लेखक आर के नारायण हैं। चंद्रकांता के लेखक देवकी नंदन खत्री हैं। कामसूत्र के लेखक वास्यायन हैं। हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित हैं। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य कौटिल्य हैं। इनका एक और नाम है दोस्तों विष्णुगुप्त, ध्यान रखिएगा। कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। अष्टाध्यायी के लेखक दोस्तों पाणिनि हैं। अच्छे से आप लोग कंप्लीट रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्या दोस्तों इंडिका मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा था। इनके लेखक मेगास्थनीज हैं। आइन अकबरी और अकबरनामा के लेखक अबुल फजल हैं। बीजा के लेखक कबीरदास जी हैं। गोदान और कर्मभूमि के लेखक प्रेमचंद हैं। इंटरनल इंडिया की लेखिका इंदिरा गांधी हैं। कूली के लेखक मुल्क राजानंद हैं। और मृच्छ कटिकम के लेखक दोस्तों शूद्रक हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दोस्तों विंग्स ऑफ फायर जो कि एक जीवनी है। टर्निंग पॉइंट और इंडिया 2020 इनके लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू है। इंडिया डिवाइडेड के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ और हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी हैं। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं। मधुशाला के दोस्तों लेखक हरिवंश राय बच्चन हैं, ध्यान रखिएगा। और लास्ट दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश जिनके लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों अब हम लोग करंट अफेयर्स के टॉपिक की ओर। दोस्तों इस वीडियो में करंट अफेयर्स का जो टॉपिक कंप्लीट करवाया जाएगा वो टॉपिक है आपका महत्वपूर्ण सूचकांक यानी कि इंडेक्स 2024। आपका सुपर टॉपिक रहेगा दोस्तों। अब देखेंगे आपके एग्जाम्स में यहाँ से कंटिन्यू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो हर क्वेश्चन से हर फैक्ट को आपको अच्छे से प्रिपेयर करके चलने हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में आपसे मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखिएगा, वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? करेक्ट आंसर होगा 105वें स्थान पर। एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, संस्करण की बात की जाए दोस्तों तो 19वां संस्करण जारी किया गया। भारत की रैंक इसमें 105वीं थी टोटल 127 देशों की सूची में, और इसको जारी किया गया कंसर्न वर्ल्ड वाइड और बेल्ट हंगर हिल्फ के द्वारा, ध्यान रखेंगे आप लोग।
आपके एग्जाम के लिए दोस्तों करंट का स्पेशल पीडीएफ रेडी किया गया है, यानी 2024 को भी दोस्तों जितने करंट आपके महत्वपूर्ण सूचकांक हो सकते हैं, महत्वपूर्ण सम्मेलन हो सकते हैं, महत्वपूर्ण पुरस्कार एवं सम्मान हो सकते हैं, महत्वपूर्ण नियुक्तियां हो सकती हैं, इनको दोस्तों अलग अलग टॉपिक वाइज पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? करेक्ट आंसर होगा 159वें स्थान पर है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, संस्करण की बात की जाए दोस्तों तो ये 22वां संस्करण जारी किया गया। टॉप 3 देशों की सूची इसमें देखिए तो पहला स्थान नॉर्वे का रहा, सेकंड दोस्तों डेनमार्क का रहा और तीसरा स्थान इसमें स्वीडन का रहा। भारत का स्थान इसमें 159वां था 180 देशों की सूची में। अंतिम स्थान दोस्तों इरेटेरिया का रहा। जारी किया गया इसको रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। और इसी के साथ ध्यान रखिएगा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये 3 मई को मनाया जाता है। अच्छे से हर फैक्ट आप क्लियर रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? तो 23वें स्थान पर। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा दोस्तों, सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत 24 अंक के समग्र स्कोर के साथ विश्व स्तर पर 23वें स्थान पर है। रिपोर्ट को जारी किया गया हिनरिच फाउंडेशन और भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी के द्वारा। टॉप 3 देशों की सूची इसमें देखिए तो पहला स्थान न्यूजीलैंड का रहा, दूसरा स्थान यूनाइटेड किंगडम का रहा और तीसरा स्थान दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का रहा। ध्यान रखिएगा करंट में भी आपको अच्छे से प्रिपेयर होने हैं दोस्तों, ताकि कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। नेक्स्ट, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो 129वें स्थान पर। एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, संस्करण दोस्तों ये 18वां जारी किया गया और जारी किया गया इसको विश्व आर्थिक मंच यानी WEF के द्वारा। टॉप 3 देशों की सूची देखिए, पहला स्थान आइसलैंड, सेकंड फिनलैंड और तीसरा स्थान दोस्तों इसमें नॉर्वे का रहा। भारत का स्थान 129वां रहा और अंतिम स्थान दोस्तों इसमें तो सूडान का रहा। ध्यान रखिएगा हर ट्रेंड हर फॉर्मेट से दोस्तों क्वेश्चन को प्रिपेयर कर दिया जाता है जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो 39वें स्थान पर। एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, संस्करण ये 17वां था, जारी किया गया इसको विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा। टॉप 3 देशों की सूची देखिए, पहला स्थान स्विट्जरलैंड, सेकंड स्वीडन और तीसरा स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका का रहा। भारत का स्थान इसमें 39वां रहा, टोटल 133 देशों की सूची में। और अंतिम स्थान दोस्तों अंगोला का रहा। प्रिपेयर रहिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो 49वें स्थान पर। एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो 39वें स्थान पर। और वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो 63वें स्थान पर। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक यानी SFSI 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो केरल है। ध्यान रखिएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट, केरल ने लगातार दूसरी बार राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक यानी SFSI 2024 में पहला स्थान हासिल किया है। रैंक को जारी किया गया भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI के द्वारा। टॉप 3 राज्यों की सूची, पहला स्थान केरल, सेकंड तमिलनाडु और तीसरा स्थान इसमें जम्मू कश्मीर का है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो 116वें स्थान पर। एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, इस सूचकांक में आइसलैंड वर्ष 2008 से दोस्तों सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। संस्करण 18वां था, जारीकर्ता इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इसे जारी किया गया। टॉप 3 देशों की सूची, पहला आइसलैंड, सेकंड आयरलैंड, तीसरा स्थान ऑस्ट्रिया का रहा। भारत का स्थान दोस्तों 116वां रहा 163 देशों की सूची में और अंतिम स्थान दोस्तों यमन का रहा। ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी कि EPI 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो 176वें स्थान पर। विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 15वां स्थान। विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो 10वें स्थान पर। और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो 42वें स्थान पर। वह 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में किस शहर ने 2024 स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार जीता है? तो सूरत ने जीता। ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये थे दोस्तों हमारे इस वीडियो के मोस्ट ऑन टॉपिक्स के क्वेश्चंस के सीरीज, जिनको आप लोगों ने अच्छे से कंप्लीट किए हैं। तो दोस्तों हम यहीं पे इस वीडियो को विराम देना चाहेंगे, नहीं तो आपका वीडियो लंबा खिंच जाएगा। PDF के लिए दोस्तों ये हमारा WhatsApp नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों अब हम लोग साइंस के टॉपिक की ओर। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग साइंस के जिन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं वो आपके बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, जिनका आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज है। अधिक से अधिक क्वेश्चंस आपके इसी टॉपिक से साइंस में पूछे जाते हैं। एक एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपके एग्जाम के वेटेज उनके 10 व लेवल को देखते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाए गए हैं। हर क्वेश्चंस को आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करके चलने हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आपका, पौधे के किस भाग से काफी प्राप्त होती है? करेक्ट आंसर होगा कली से। नेक्स्ट, पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती हैं? करेक्ट आंसर होगा यकृत में। आगे बढ़िएगा,
मानव शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? करेक्ट आंसर होगा 0.4%। नेक्स्ट, रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है? करेक्ट आंसर होगा लेजर के माध्यम से। आगे बढ़िएगा। जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का तात्पर्य क्या है? करेक्ट आंसर होगा औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग। नेक्स्ट, किसने सर्वप्रथम पेस मेकर का आविष्कार किया था? करेक्ट आंसर होगा क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। आगे बढ़िएगा। पोलियो का पहला प्रभावी टीका किसने बनाया था? करेक्ट आंसर होगा जोनास साल्क ने। नेक्स्ट, खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं तो हेलोफाइट। वह दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। नेक्स्ट, पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है? तो रासायनिक ऊर्जा होता है। वह दूध से दही बनाने का काम कौन करता है? करेक्ट आंसर होगा जीवाणु। नेक्स्ट, पेड़ की आयु का निर्धारण होता है तो वार्षिक वलय की संख्या से। और कोशिका का ऊर्जा गृह किससे कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया को। एक एक क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सुपर हो सकते हैं। हर क्वेश्चंस को आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करके चलने हैं। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ से आपका, कोशिका में प्रोटीन का निर्माण का सक्रिय स्थल है तो राइबोसोम है। नेक्स्ट, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है तो लाइसोसोम है। नेक्स्ट, कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है तो डीएनए है। और डीएनए का द्विकुंडल प्रारूप किसने दिया था? करेक्ट आंसर होगा वाटसन एवं क्रिक ने। नेक्स्ट, मनुष्य में किस क्रोमोसोम के मिलने से पुत्र का जन्म होगा? तो पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स। नेक्स्ट, जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना ने। नेक्स्ट, उत्परिवर्तन के सिद्धांत के प्रतिपादक थे तो ह्यूगो डेब्रीज थे। नेक्स्ट, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। और डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है? तो आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करना। आगे बढ़ेंगे। हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में डैश कर दिया गया है, क्या होता है दोस्तों? तो खून का बहना बंद नहीं होता है। डाल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? स्तनधारी। और रक्त किस प्रकार का ऊतक है? करेक्ट आंसर होगा रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आलू में मोज़ेक रोग यानी कि मोज़ेक डिसीज का कारक तत्व है तो विषाणु है। नेक्स्ट, वृक्ष की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं तो कार्टिकोल्स। नेक्स्ट, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं तो कोप्रोफिलस। नेक्स्ट, लाइकेन सूचक होते हैं वायु प्रदूषण के। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? कैलोरी में। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। और मानव शरीर में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो ये मुख से होती है। नेक्स्ट, पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय से। और पेसमेकर का कार्य क्या है? तो दिल की धड़कन प्रारंभ करना। आगे बढ़ेंगे। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? किडनी में। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो इम्यूनो अम्ल में। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत के द्वारा। नेक्स्ट, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है दोस्तों? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना, ध्यान रखेंगे। और लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो अस्थि मज्जा में। हजारों बार पूछे गए क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि है। नेक्स्ट, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? तो कैल्शियम की कमी से। अगला क्वेश्चन, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आयरन की। और हाइड्रोफीबिया रोग उत्पन्न होता है तो विषाणु द्वारा। नेक्स्ट, आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व है तो भी विषाणु है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। डेंडोलॉजी का संबंध किससे? झाड़ियों के अध्ययन से। पोडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का। नाशपाती यानी पियर का कौन सा भाग खाया जाता है? तो गूदेदार पुष्पासन है। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? तो साइकस है। मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है? तो फीमर है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी है। अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है दोस्तों? तो तना है, ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दौड़ लगाते समय मनुष्य के रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? तो रक्तचाप बढ़ जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया था? हरगोविंद खुराना ने। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो वाटसन ने। टारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ से। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो मूंगफली से है। धान में खैरा रोग किसके कारण होता है? तो जस्ता की कमी के कारण। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च के, ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे विराम देना चाहेंगे
और भी टॉपिक सेट करते हैं तो आपका वीडियो लंबा खिंच जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम आपको अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।